हेलो। आज मैं आप लोगों को टॉपिक्स के पीछे जो बेसिक रीजन होते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। और जो टॉपिक मैं इसके अंदर लेने वाला हूँ दैट इज नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, एसिड बेस, नेचर ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन दैट इज सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन एंड रीअरेंजमेंट। क्लियर? कोई भी पार्ट को समझने से पहले इस बात को अच्छी तरह से एनालाइज कर लें कि एग्जाम दो तरह के होते हैं। एक बोर्ड और दूसरा कंपटीशन। जैसे 10th क्लास का आपने बोर्ड दिया, 12th क्लास का आपने बोर्ड दिया। बोर्ड में अगर रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट्स लगभग 90% आते हैं, 92% आते हैं। इवन कुछ स्टूडेंट के 98% के आसपास में रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन अगर कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशंस में रिजल्ट होते हैं 2%, रिजल्ट होते हैं 3%, मैक्सिमम लिमिट हुआ तो ये लिमिट होता है 5%। जैसे आईटी की बात कर लें कि आईटी में इस साल 2012 में लगभग 5 लाख स्टूडेंट ने अपियर किया। इस 5 लाख स्टूडेंट में नियरली 10,000 सीट हैं। इसका मतलब अगर आप परसेंटेज को निकालें तो ये परसेंट केवल 2% है। मतलब अगर कंपटीशंस हैं तो कंपटीशन काफ़ी टफ है। बोर्ड में चीज़ों को बोर्ड में स्टूडेंट पास हो जाते हैं, लेकिन कंपटीशन में स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। और सबसे बड़ा बात अगर ये देखा जाए, बोर्ड में आपके पास क्वेश्चन होते हैं और पूरी तरह से आपको आंसर देना होता है। लेकिन कंपटीशन में आपके पास क्वेश्चन होता है और इवन आपके पास आंसर भी होता है, ए, बी, सी और डी। इन्हीं चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है। ऐसा नहीं है कि आपके पास हजारों ऑप्शन है और हजारों ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। यहां पे आपके पास केवल ऑप्शन होते हैं 4 और आउट ऑफ दीज 4 वन आंसर इज करेक्ट। लेकिन फिर भी आप गलत कर जाते हो। मतलब आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें से केवल एक सही है और आंसर आपके पास है, फिर भी आप डिसाइड नहीं करवाते हो। क्लियर? और आप फेल हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है और आंसर आपको मालूम नहीं है और उस आंसर को आप लिख लेते हो और रिजल्ट आप इतना अच्छा लेकर आते हो। तो बोर्ड और कंपटीशन में जो बेसिक डिफरेंस है, बोर्ड इज बेस्ड ऑन रूल व्हाइल कंपटीशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। इट मीन्स यहां पे 99% केसेस में चीजें सही होंगी, लेकिन जो 1% चीजें गलत होंगी वही कंपटीशन का क्वेश्चन होगा। इस पर हर चीज के पीछे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होगा और उसी बेसिक कॉन्सेप्ट के पीछे चीजें घूमती हैं। तो इसका मतलब अगर मैं कोई भी टॉपिक लेके चल रहा हूं तो उस कोई भी टॉपिक के पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लियर, दैट इज द प्रिंसिपल है, उस पर्टिकुलर हम प्रिंसिपल के बारे में देखने वाले हैं, ना कि हम रूल के बारे में देखने वाले हैं। रूल्स कैन बी वायलेटेड बट प्रिंसिपल कैन नॉट बी वायलेटेड। तो इस बार आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल के बारे में, जिससे कि हमारी गलतियां ना हो, एकदम ना हो, ना कि रूल के बारे में जिसमें कुछ एक्सेप्शन है। तो इसका मतलब अगर मैं एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर चलूं, जैसे नोमेनक्लेचर को लेकर चलो, तो नोमेनक्लेचर में आपको केवल 3 चीजें दिमाग में रखनी है। पहली केस ये कि कोई भी नोमेनक्लेचर केवल 5 चीजों से मिलकर बनेगा। एक होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। मतलब अगर मैं किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना चाहता हूं तो उसमें हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, इसी का एप्लीकेशन सोचना है। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स हमेशा साइक्लिक या एसाइक्लिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताएगा। वर्ड रूट हमेशा कार्बन की मेन स्केलेटन के बारे में बताएगा, विच have functional group, multiple bond, if present then have minimum position
पोजीशन। प्राइमरी सफिक्स हमें कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताएगा। अगर सिस्टम सैचुरेटेड होगा इन लगाना है, डबल बॉन्ड है इन लगाना है, और ट्रिपल बॉन्ड है इन दैट केस आइन लगाना है। सेकेंडरी सफिक्स हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उस फंक्शनल ग्रुप को हमेशा हमें लास्ट में लिखना है। जैसे मान लो अगर कोई क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, ये पर्टिकुलर सीएल, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, इवन ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ जाए, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें स्केलेटन को घेर कर मेन चीजों के बारे में सोचनी है। मेन स्केलेटन कहाँ पे है, और मेन स्केलेटन डिसाइड करने के बाद अगर सिस्टम में फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूशन है, तो हमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन मिनिमम देनी है। तो इसका पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हमें इन पांचों का यूज करना है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है फॉर मिनिमा, हमें पहले देना है फंक्शनल ग्रुप, फिर हमें देना है मल्टीपल बॉन्ड, फिर हमें देना है सिंगल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूट। तो इसका अगर मैंने ये एग्जांपल लिया तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका और यहाँ पे सिस्टम में मल्टीपल बॉन्ड है, तो इसका मतलब सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की मिनिमम पोजीशन, तो इसका मतलब ये पार्ट होगा 1। उसके बाद इधर जाए या इधर जाए, इधर आने के बाद मल्टीपल बॉन्ड और इधर जाने पे सब्स्टिट्यूशन, तो इसका अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो मिनिमम नंबर किसको देना है, मल्टीपल बॉन्ड। तो दिस विल बी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस वन इज सिक्स्थ। अब सबसे पहले इसका यूज करिए सेकेंडरी प्रीफिक्स, मतलब जो सब्स्टिट्यूशन है उसका नाम पहले लिख लो, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या है, क्लोरो, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन क्या है, मिथाइल। अल्फाबेट की बेसिस पे 6 पे 6 क्लोरो, फिर 6 मिथाइल। इसका तो सबसे पहला काम ये करिए कि जितने भी सब्स्टिट्यूशन है यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दो सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमें पकड़ना है प्राइमरी प्रीफिक्स। अगर सिस्टम साइक्लिक है तो यू विल यूज वर्ड साइक्लो। उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन है 6, इट मीन्स हेक्स। कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड की पोजीशन है 2, इट मीन्स हेक्स 2 ईन। और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कीटोन, और कीटोन के लिए हमें यूज करना है ओन, इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा ओन। तो इसका कोई भी आईपैड में लिखना चाहते हो तो सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि इन पांचों चीजों का इन्वॉल्वमेंट हो और इसी सीक्वेंस में हो। हमें कभी भी सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना है। अगर सिस्टम में सब्स्टिट्यूशन है तो उसका नाम पहले साइक्लिक है तो साइक्लो, नहीं है छोड़ दो। उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद सिंगल डबल ट्रिपल के बारे में, उसके बाद हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में। मतलब इस सीक्वेंस को फॉलो करो। अगर सिस्टम में फंक्शनल ग्रुप्स हो, मल्टीपल बॉन्ड हो और सब्स्टिट्यूशन हो, तो कहीं भी अगर मिनिमम पोजीशन देने की बात है तो सबसे पहले देना है फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड एंड देन ओनली यू विल थिंक फॉर द सब्स्टिट्यूएंट। और तीसरा और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, क्लियर, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, अगर मान लो ये लगा लिया तो इसका यहाँ पे है एक फंक्शनल ग्रुप, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्कोहल। तो इसका मतलब अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो उस केस में हमें देखना है प्रियोरिटी, क्लियर, प्रियोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, जिसमें अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो जो मेन प्रियोरिटी है, जो हाई प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप है, उस पर्टिकुलर के लिए आप यूज करिए सेकेंडरी सफिक्स। और जो दूसरी जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, इन दूसरे फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करना है हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स। इस केस में हमें ये नहीं देखना है कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है, जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है मिथाइल, और एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको आपने यूज कर लिया सेकेंडरी सफिक्स के रूप में, और इसके लिए यूज करना है ओइक एसिड। और इस पर्टिकुलर को आपने देखा प्रियोरिटीज में नीचे है, और अगर प्रियोरिटीज में नीचे है इसके लिए यूज करना है हाइड्रोक्सी। तो इसका ये भी एक सब्स्टिट्यूशन है, ये भी एक सब्स्टिट्यूशन है, और अगर ये दोनों सब्स्टिट्यूशन है तो इसमें हमें यूज करना है अल्फाबेट, और अल्फाबेट के बेसिस पे हमें सोचना है कि इसका नाम पहले लिखें और उसके बाद इसका नाम लिखें, और सेम वही कॉन्सेप्ट इसका यूज करना है। इसका अगर ये आएगा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और
फिर इट मीन्स नाम क्या बन जाएगा, 3-हाइड्रोक्सी-4-मिथाइल। पहले तुमने इसका नाम लिख लिया, सिस्टम साइक्लिक नहीं है इसलिए इसको छोड़ दिया। उसके बाद वर्ड रूट 5 कार्बन के लिए पेंट। सिस्टम में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड इन, और उसके बाद लास्ट में ओइक एसिड। और इस तरह से हम नोमेनक्लेचर देते हैं। तो फिर से नोमेनक्लेचर के 3 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। एक, इसको हमेशा यूज करना है, इसी सीक्वेंस में यूज करना है। अगर कभी मिनिमम पोजीशन देने की बात आई तो पहले देना है फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड और देन ओनली सब्स्टिट्यूएंट या सिंगल बॉन्ड। और अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं तो उस केस में हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स, लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स। इट इज क्लियर? Now, come to next part, isomerism. आइसोमेरिज्म का बेसिक पार्ट, सबसे पहले तो बेसिक डेफिनेशन में जाएं। आइसोमर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होना चाहिए, उसी को आइसोमर बोलेंगे। तो इसको जब कैटेगराइज करते हैं तो ये कहते हैं कि इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। Structural is also called as constitutional। सबसे पहले क्या आइसोमर स्ट्रक्चरल है या आइसोमर स्टीरियो है? तो सबसे पहले उसका आईयूपैक नेम चेक करो। इफ दे हैव डिफरेंट आईयूपैक नेम, इसका मतलब वो स्ट्रक्चरल है। इफ दे हैव सेम आईयूपैक नेम तो ही हमें सोचना है कि वो कंपाउंड स्टीरियो है। तो इसका मतलब अगर मैं ये पता करना चाहता हूं कि वेदर कंपाउंड इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और वेदर दे हैव रिलेशनशिप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, तो सबसे पहले उसका अटैचमेंट चेक करो, सबसे पहले उसका नाम चेक करो। अगर उनका नाम डिफरेंट है तो ही हमें सोचना है स्ट्रक्चरल, अगर उसका नाम सेम है तो भूल के भी हमें स्ट्रक्चरल नहीं सोचना है बल्कि हमें सोचना है स्टीरियो। क्लियर? जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन है और ऐसा सोचा जाए कि C4H8 कोई कंपाउंड है जिसका DU है 8। क्लियर? अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में सोचूं, जब इसका DU 1 है तो इसके पास एक डबल बॉन्ड हो सकता है या इस पर्टिकुलर के अंदर एक रिंग हो सकती है। डबल बॉन्ड 4 कार्बन की लंबी चेन में इस पोजीशन में भी हो सकती है, 4 कार्बन की लंबी चेन में इस पोजीशन में भी हो सकती है, इवन ये 3 कार्बन की लंबी चेन भी हो सकता है और डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे हो सकती है। क्लियर? अगर मैंने रिंग सोचा तो रिंग वाले केस में 4 कार्बन की साइक्लोब्यूटेन भी हो सकता है, ये 3 कार्बन का साइक्लोप्रोपेन और एक मिथाइल भी हो सकता है। तो सबसे पहले उसका चेक करना है आईयूपैक नेम कि क्या इनका आईयूपैक नेम सेम है या इनका आईयूपैक नेम डिफरेंट है। अगर चेक करो तो ये है ब्यूट 1इन, ये है ब्यूट 2इन, ये है 2-मिथाइल प्रोप 1इन, ये है साइक्लोब्यूटेन और ये है 1-मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसका किसी का भी आईयूपैक नेम सेम नहीं है और ये किसी का भी आईयूपैक नेम सेम नहीं है, इसका इसके अंदर जो आइसोमर की बात करोगे दैट आइसोमर्स आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर। इनमें कभी भी हमें स्टीरियो आइसोमर की बात नहीं सोचनी है। लेकिन अगर मैं इस मॉलिक्यूल को पकड़ लूं और इस मॉलिक्यूल में अगर मैं ऐसे सोचूं और ऐसे सोचूं, इसका भी नाम है ब्यूट 2इन और इसका भी नाम है ब्यूट 2इन, लेकिन इस पर्टिकुलर में डबल बॉन्ड के अलाउंग दोनों मिथाइल एक साइड है और दोनों हाइड्रोजन एक साइड है। लेकिन इस केस में डबल बॉन्ड के अलाउंग दोनों मिथाइल अपोजिट हैं और दोनों हाइड्रोजन भी अपोजिट हैं। तो इसका मतलब स्पेस में ओरिएंटेशन में डिफरेंस है, और अगर स्पेस में ओरिएंटेशन में डिफरेंस है, आईयूपैक नेम सेम है, तो ही हमें जो कैटेगरी सोचनी है वो कैटेगरी होगी स्टीरियो। तो पहले लेवल पर सोचिए कि क्या आईयूपैक नेम डिफरेंट है या आईयूपैक नेम सेम है। सेम मतलब स्टीरियो, डिफरेंट मतलब स्ट्रक्चरल। अब सोचना है कि अगर आईयूपैक नेम डिफरेंट है और हमने स्ट्रक्चरल सोचा तो स्ट्रक्चरल में ये स्ट्रक्चरल हो सकते हैं चेन, ये स्ट्रक्चरल हो सकते हैं पोजीशन, ये स्ट्रक्चरल हो सकता है फंक्शनल,
ये स्ट्रक्चरल हो सकता है मेटामर और ये स्ट्रक्चरल हो सकता है टॉटोमर। अब इसके बारे में सोचे, चेन, इसका मतलब अगर मैं चेन आइसोमर की बात कर रहा हूं तो किस तरह का चेन, वो चेन होना चाहिए मेन चेन या वो चेन होना चाहिए साइड चेन। तो इसका मतलब डिफर इन मेन चेन और साइड चेन ऑफ कार्बन। कि अगर मैंने ऐसा सोचा कि दो आइसोमर्स जिनके मेन चेन में डिफरेंस है या उनके साइड चेन में डिफरेंस है, तो जो कैटेगरी आएगी वो कैटेगरी आएगी चेन आइसोमर। जैसे मान लो मैंने ये लिया कि अभी मैंने लिया C5H12 जिसका DU है 0, और अगर इस पर्टिकुलर कंपाउंड का DU है 0 तो इसका मतलब हम 5 कार्बन की लंबी चेन ये सोच सकते हैं, हम 4 कार्बन की लंबी चेन सोच सकते हैं, मिथाइल ग्रुप की पोजीशन 1 लगा सकते हैं, हम 3 कार्बन की लंबी चेन सोच सकते हैं, मिथाइल की पोजीशन 2 लगा सकते हैं। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर कंपाउंड का जो मेन चेन है वो मेन चेन है 5 कार्बन का, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का जो मेन चेन है वो है 4 कार्बन का, और इस कंपाउंड का जो मेन चेन है वो है 3 कार्बन का। तो इसका मतलब इनके मेन चेन में डिफरेंस है, और अगर इनके मेन चेन में डिफरेंस है इसका मतलब आइसोमर है चेन आइसोमर। अगर मैं ऐसा सोचता हूं, अगर मैंने ये कंपाउंड ले लिया, अगर मैंने मान लो साइक्लोहेक्सेन है क्लियर जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 है, अगर मैंने ये ले लिया, 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 ऐसे कुछ केस बन जाए जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 हो, हाइड्रोजन आपके 12 हो, C6H12, इसका डिफरेंट आइसोमर्स है। इसका वर्ड रूट है 6 कार्बन का हेक्स, इसका वर्ड रूट है 5 कार्बन का पेंट, इसका वर्ड रूट है 4 कार्बन का ब्यू, लेकिन इसका वर्ड रूट है 3 कार्बन का प्रो, इसका भी वर्ड रूट है 3 कार्बन का प्रो। लेकिन इन तीनों में तो हम चेन की बात आसानी से कर सकते हैं क्योंकि मेन चेन में डिफरेंस है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसका भी मेन चेन है 3 कार्बन का, इसका भी मेन चेन है 3 कार्बन का, लेकिन इसका साइड चेन है 1 और 2 कार्बन का, लेकिन इसका साइड चेन है 1 और 1 कार्बन का, क्लियर, यहां भी 1 कार्बन का। इसका मतलब यहां पे इथाइल और यहां पे मिथाइल, तो इसका मतलब इन पर्टिकुलर केसेस में हमने साइड चेन में डिफरेंस कर दिया, और अगर साइड चेन में डिफरेंस कर दिया तो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमर्स। क्लियर, हम ऐसे भी सोच सकते हैं छोटा लेते हुए कि अगर मैंने एक कंपाउंड ये ले लिया और एक कंपाउंड ये ले लिया, तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में मेन चेन तो सेम है, लेकिन यहां का साइड चेन है इथाइल, लेकिन यहां का साइड चेन है मिथाइल और मिथाइल। तो इसका मतलब ये दोनों भी जिसके एग्जांपल आएंगे दैट एग्जांपल इज द चेन आइसोमर। तो हमें हर केस में यही सोचना है कि वेदर दे हैव डिफरेंस इन मेन चेन और साइड चेन और नो, इफ दे हैव डिफरेंस इट मींस द कैटेगरी विल बी चेन आइसोमर्स। अब बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन, तो पोजीशन जो हो सकता है वो पोजीशन हो सकता है फंक्शनल ग्रुप का, डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। मतलब जो पोजीशन में डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप का, मल्टीपल बॉन्ड का या सब्स्टिट्यूशन का, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट कीपिंग नो चेंज इन मेन चेन और साइड चेन ऑफ कार्बन। क्योंकि अगर हमने कार्बन के मेन चेन में साइड चेन अंतर कर दिया तो इसका मतलब वो कैटेगरी पोजीशन की नहीं होगी बल्कि वो कैटेगरी होगी चेन की। जैसे मान लो मैंने ऐसा सोचा कि ये 5 कार्बन की लंबी चेन है, ये भी 5 कार्बन की लंबी चेन है, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल की पोजीशन कर दी 1 और यहाँ पे फंक्शनल की पोजीशन कर दी 2। तो इसका मतलब कार्बन की मेन चेन सेम है, कार्बन की मेन चेन सेम है, लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, कैटेगरी है पोजीशन आइसोमर।
इसके बारे में सोचो, कार्बन की मेन चेन सेम है, लेकिन अगर मैंने डबल बॉन्ड की पोजीशन यहां पे कर दी और डबल बॉन्ड की पोजीशन यहां पे कर दी, इसका मतलब पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज है। और अगर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज है, इट मींस जो पर्टिकुलर आइसोमर्स होगा, आइसोमर विल बी पोजिशनल आइसोमर। अगर मैंने ट्रिपल बॉन्ड भी बना दिया तो पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड सेम है, सॉरी पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट है। और अगर पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट है, इसका मतलब एक कैटेगरी है पोजिशनल। क्लियर? इसलिए मैंने यूज किया है मल्टीपल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस हो, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस हो, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस हो, या सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन में डिफरेंस हो। कि सब्स्टिट्यूशन मतलब अगर मैंने ये वाला चेन ले लिया और यहाँ पे क्लोरीन कर दिया, और अगर मैंने ये वाला स्केलेटन ले लिया और यहाँ पे क्लोरीन कर दिया, इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है 1 क्लोरोपेंटेन और ये जो पर्टिकुलर पार्ट होगा 2 क्लोरोपेंटेन। तो इसका पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंस है, लेकिन कार्बन का मेन स्केलेटन सेम है। और अगर कार्बन का मेन स्केलेटन सेम है, साइड स्केलेटन सेम है, और अगर हमने पोजीशन में डिफरेंस किया है, इट मींस आइसोमर होगा पोजिशनल आइसोमर। अगर फंक्शनल की बात करें तो फंक्शनल का अधिकतर किताबों में लिखा होता है कि फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस हो, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बल्कि फंक्शनल ग्रुप्स आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स बिहाइंड द केमिकल रिएक्शन। सो हमें जो चीजें सोचनी है वो ये सोचनी है, डिफर इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कि अगर केमिकल रिएक्शन में कहीं डिफरेंस है, इसका मतलब जो आइसोमर होगा वो आइसोमर होगा फंक्शनल आइसोमर। क्लियर? जैसे अगर मैंने ले लिया कीटोन और अगर मैंने ले लिया एल्डिहाइड, यहां ले लिया एल्डिहाइड, 4 कार्बन का कीटोन, 4 कार्बन का एल्डिहाइड। तो अगर हम एल्डिहाइड का रिएक्शन से देखें तो टॉलरेंस रिएजेंट पॉजिटिव होगा, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, लेकिन इस पर्टिकुलर में सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं होगा। तो इसका इन दोनों का केमिकल रिएक्शन अलग अलग है, और अगर केमिकल रिएक्शन अलग अलग है तो आइसोमर होगा फंक्शनल। अगर मैंने यहाँ पे OH लगा दिया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गई। इसी पर्टिकुलर में अगर मैंने यहाँ पे एस्टर बना दिया, अगर मैंने एस्टर बना दिया तो इसका फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक हाइड्रोजन है, लेकिन इस पर्टिकुलर के पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब अगर मैं सोडियम मेटल के साथ ट्रीटमेंट करूं तो यहां से तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, लेकिन इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर से हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलेगी। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस है, और अगर केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर के बीच में जो रिलेशन होगा, रिलेशन विल बी फंक्शनल आइसोमर। क्लियर? इवन अगर मैंने ये भी ले लिया, फिनॉल ले लिया, यहां CH3 लगा दिया, और अगर मैंने बेंजीन लिया, इसके आगे CH2OH लगा दिया, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड कार्बन से OH अटैच है, इसका मतलब ये अल्कोहल है, लेकिन यहाँ पे बेंजीन से OH अटैच है, इसका मतलब ये फिनॉल है। इन दोनों का केमिकल रिएक्शन में भी डिफरेंस होता है। अल्कोहल में अगर लुकास रिएजेंट डालें तो OH निकल जाता है, Cl आ जाता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेशन मिल जाता है, लेकिन अगर मैं फिनॉल में वो चीज करूं तो हमें कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं मिलता है। इसका दोनों का केमिकल रिएक्शन डिफरेंस है। अगर मैंने न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डाल दिया तो ये कलर प्रेसिपिटेशन देता है, लेकिन ये कलर प्रेसिपिटेशन नहीं देता है। तो इसका केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है। तो OH हमें नहीं देखना है, बल्कि हमें देखना है कि क्या इन दोनों का केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस है या इन दोनों के केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस है तो इसका मतलब जो आइसोमर होंगे, आइसोमर होगा फंक्शनल। अगर मैंने ये ले लिया, साइक्लोब्यूटेन ले लिया और आपका अल्कीन ले लिया, DU दोनों में सेम है, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन दोनों में सेम है, लेकिन इसका नेचर है एडिशन का, इसमें चीजें अटैच होंगी, ऐड होंगी, लेकिन इनके अंदर कोई भी चीज जनरली ऐड नहीं होंगी। इनका केमिकल रिएक्शन का नेचर है सब्स्टिट्यूशन, बल्कि इनका केमिकल रिएक्शन का नेचर है एडिशन। तो इसलिए ये दोनों भी जो कैटेगरी में आएगी वो कैटेगरी होगी फंक्शनल। कुछ किताबों में इसी को लिख लेते हैं रिंग चेन आइसोमर। तो रिंग चेन आइसोमर इज नथिंग बट इट इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। अगर हम मेटामर के बारे में सोचें तो मेटामर में हमें ये दिमाग में रखना है कि हमें उसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर हेटेरो एटम्स हो और हेटेरो एटम के दोनों साइड कार्बन हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हेटेरो एटम के एक साइड कार्बन है, एक साइड हाइड्रोजन है, तो उस केस में मेटामर की बात हमें नहीं सोचनी है। लेकिन अगर सिस्टम में हेटेरो एटम है और हेटेरो एटम के दोनों साइड कार्बन है, और अगर किसी भी साइड के कार्बन में किसी भी तरह का कोई चेंज, एनी टाइप ऑफ चेंज, किसी भी तरह का कोई भी चेंज, एनी टाइप ऑफ चेंज, क्लियर, तो उस पर्टिकुलर की जो कैटेगरी होगी मेटामर। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, कीटोन ले लिया, इसमें कोई भी मेटामर नहीं है, लेकिन अगर मैंने यहीं पे एस्टर ले लिया
तो एस्टर में यहाँ पे आपने ऑक्सीजन लिया, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, लेकिन अगर मैं इसी मिथाइल को उठाकर यहाँ कर दूं और केस कुछ ऐसा सोचूं, तो यहाँ भी एक ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, लेकिन ये इधर है 2 कार्बन का, इधर है 1 कार्बन का। तो इसका मतलब कार्बन के नंबर में चेंज है, और अगर कार्बन के नंबर में चेंज है इसका मतलब ये दोनों एस्टर आपस में जो रिलेशन शो करने वाले हैं वो शो करने वाले हैं मेटामर। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ए हेटेरो एटम पॉलीवैलेंट होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे हेलोजन नहीं लिखा है। वो नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, ये जनरली होते हैं क्योंकि इनमें पॉलीवैलेंसी है, दोनों साइड कार्बन हो सकते हैं। लेकिन अगर मैंने हेलोजन लगा दिया तो हेलोजन में केवल एक साइड कार्बन होगा, मैक्सिमम एक साइड कार्बन होगा, तो इसलिए हम हेलोजन यहाँ पे सिस्टम में नहीं लेते हैं, बल्कि हम लेते हैं नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अगर मैंने प्राइमरी अमीन सोचा तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन होंगे, इसलिए प्राइमरी अमीन भी नहीं सोचना है, हमें सोचना है सेकेंडरी अमीन, हमें सोचना है टर्सरी अमीन, हमें सोचना है सेकेंडरी अमाइड, हमें सोचना है टर्सरी अमाइड, हमें सोचना है थायोईथर, हमें सोचना है ईथर। क्लियर? हमें इस पर्टिकुलर के अंदर अल्कोहल नहीं सोचना है, हमें इस पर्टिकुलर के अंदर थायोल नहीं सोचना है, क्योंकि अल्कोहल और थायोल में एक साइड तो कार्बन होगा लेकिन दूसरे साइड आपका हाइड्रोजन होगा, तो इसीलिए दोनों साइड कार्बन वाले ही स्केलेटन मेटामर शो करेंगे। और इनमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज हो जाए, और किसी भी तरह का कोई भी चेंज हो जाए तो जो आइसोमर बनेगा दैट आइसोमर विल बी मेटामर। टॉटमर की बात करें तो टॉटमर का बेसिक स्केलेटन है ए डबल बॉन्ड बी और सी के पास हाइड्रोजन होना चाहिए कि इन पर्टिकुलर में ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जनरली जो होते हैं वो होते हैं ऑक्सीजन और होते हैं नाइट्रोजन। कि अगर सिस्टम में ए डबल बॉन्ड बी सी के पास हाइड्रोजन है तो ये पर्टिकुलर यहाँ का हाइड्रोजन इस पोजीशन में चला जाता है, और इस पोजीशन में जाने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनाता है ए के पास हाइड्रोजन, बी डबल बॉन्ड सी। तो बेसिक स्केलेटन हमें ये सोचना है कि ए डबल बॉन्ड बी सी के पास हाइड्रोजन हो, ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो सकते हैं, हम इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ पे सेट कर देंगे। अगर हम एग्जांपल ग्रुप में देखें तो यहाँ पे हमने ले लिया CH3CO CH3, ये कीटोन है, तो इसका मतलब ए डबल बॉन्ड बी सी के पास हाइड्रोजन है, और मैंने इसी पर्टिकुलर हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ सेट कर दिया, और हमने जो स्ट्रक्चर बनाया CH3COH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका मतलब एक जगह का हाइड्रोजन तीसरी जगह पे चला गया और हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ए डबल बॉन्ड बी सी के पास हाइड्रोजन होगा तो यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, और ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे, और इसी डायनामिक इक्विलिब्रियम के बेसिस पे जो नाम आता है द नेम इज द टॉटमर्स। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आइसोमर्स की कैटेगरी है स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल की 5 कैटेगरी है, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर और टॉटमर्स। चेन में मेन चेन, साइड चेन में डिफरेंस, फंक्शनल ग्रुप में पोजीशन में पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंस, लेकिन कार्बन के मेन चेन साइड चेन में कोई डिफरेंस नहीं। फंक्शनल मतलब केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस, मेटामर मतलब हेटेरो एटम के अलावा कार्बन में किसी भी तरह का कोई भी चेंज, और टॉटमर्स ए डबल बॉन्ड बी सी के पास हाइड्रोजन और सी के पास हाइड्रोजन होगा तो यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, और ये दोनों आपस में डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे। एक समय में हमें एक ही आइसोमर के बारे में सोचना है, इस पर्टिकुलर में डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है और ये सारे इंडिविजुअल कंपाउंड होते हैं, तो इसीलिए अगर हम प्रायोरिटीज की बात करें कि हमें कौन सा आइसोमर सबसे पहले सोचना है, क्लियर, और उसके बाद कौन सा आइसोमर सोचना है, तो इसका मतलब अगर कभी प्रायोरिटीज डिसाइड करना हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी देखनी है फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल आइसोमर्स की। फंक्शनल आइसोमर्स होने के बाद हमें देखना है मेटामर की, मेटामर देखने के बाद हमें देखना है चेन की, और चेन के बाद ही हमें लास्ट में जाना है पोजीशन। तो इसका मतलब अगर सभी कभी रिलेशन पूछा जाए कि दो कंपाउंड के बीच में क्या रिलेशन है, तो सबसे पहले ये चेक करो कि क्या वो फंक्शनल आइसोमर तो नहीं है, क्या कहीं केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस तो नहीं है, क्लियर, क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप हमेशा सेम होंगे, तो इसलिए सबसे पहले यही देखना है कि क्या केमिकल रिएक्शन में कोई अंतर है या नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप में कोई अंतर नहीं है तो हमें सोचना है कि क्या उसके अंदर हेटेरो एटम था, अगर उसके अंदर हेटेरो एटम था तो क्या दोनों साइड कार्बन था, और अगर दोनों साइड कार्बन है मतलब एग्जांपल होगा मेटामर। उसके बाद हमें देखना है चेन, क्लियर, कि क्या कार्बन की लंबी चेन में या कार्बन के साइड चेन में किसी भी तरह का कोई अंतर है या नहीं है। उसके बाद ही लास्ट में हमें देखना है पोजीशन। तो इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि डिफरेंट आईयूपैक नेम के 5
चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर और टॉटमर। और अगर हम स्टीरियो की बात करें तो स्टीरियो के दो बेसिक हैं। एक बेसिक पार्ट है कॉन्फ़िगरेशन और एक बेसिक पार्ट है कॉन्फॉर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फॉर्मेशन में डिफरेंस कि कॉन्फ़िगरेशन कैन बी आइसोलेटेड एट रूम टेम्परेचर। अगर ऐसा कोई आइसोमर जो रूम टेम्परेचर पर अलग हो सके उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी आइसोलेटेड एट रूम टेम्परेचर, कि जो रूम टेम्परेचर पर आइसोलेट ना हो सके दैट इज द कॉन्फॉर्मेशन, और जो रूम टेम्परेचर आइसोलेट हो सके उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हमेशा फॉर्म ड्यू टू रोटेशन along सिग्मा बॉन्ड। और अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ये सिग्मा बॉन्ड का जो रोटेशन हो सकता है कार्बन कार्बन का, कि कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन से जो अंतर आएगा वो आएगा कॉन्फॉर्मेशन। और अगर हमने रोटेशन की बात किया हुआ है तो इसीलिए इस पर्टिकुलर कॉन्फॉर्मेशन को हम ट्रू आइसोमर्स नहीं कहते हैं, नॉट ट्रू आइसोमर्स। तो जब ट्रू आइसोमर्स की बात करते हैं वो ट्रू आइसोमर होता है स्ट्रक्चरल और वो ट्रू आइसोमर होता है कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशनल दो तरह के होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल और दूसरा होता है ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन, रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन। और जो रेस्ट्रिक्टेड एटम्स हैं ए डबल बॉन्ड बी, इस पे दोनों अलग होने चाहिए और इस पर्टिकुलर पे भी दोनों अलग होने चाहिए। ऐसा हो सकता है कि इस पे और इस पे लगे हुए दोनों सेम हो, या ऐसा भी हो सकता है कि चारों अलग अलग हो। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि इस पे लगे हुए दोनों अलग होने चाहिए और इस पे लगे हुए दोनों अलग होने चाहिए। तो रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन के कारण अगर कोई अंतर आ रहा है स्पेस में दैट इज द ज्योमेट्रिकल। लेकिन जैसा ऑप्टिकल नाम से लग रहा है कि लाइट के अलॉन्ग अगर बिहेवियर अलग अलग है तो इसका मतलब बात आएगी ऑप्टिकल। जैसा मैंने एक टार्टेरिक एसिड लिया और इस पर्टिकुलर टार्टेरिक एसिड के अलॉन्ग मैंने लाइट पास किया तो मैंने देखा कि लाइट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। जब मैंने एक दूसरा कंटेनर लिया उससे लाइट पास किया तो देखा लाइट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैंने तीसरा कंटेनर लिया और इससे लाइट पास किया तो देखा कि लाइट ऐसा निकल जा रहा है। तो इसका अगर ये तीनों टार्टेरिक एसिड है और जब मैंने लाइट पास किया एक में तो क्लॉकवाइज मूवमेंट है, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और तीसरे में लाइट ऐसा निकल गई है। तो इसका मतलब लाइट के अलॉन्ग तीनों का बिहेवियर अलग अलग है। और अगर लाइट के अलॉन्ग तीनों का बिहेवियर अलग अलग है इसका मतलब ये पर्टिकुलर होगा ऑप्टिकल। इट मींस डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट। अगर मॉलिक्यूल कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और अगर मॉलिक्यूल एक कायरल है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री में कोई भी आ गया इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इसका अगर हम आइसोमर्स का बेसिक डेफिनेशन को देखें तो आइसोमर का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले तो यही कि क्या आयोपैक नेम डिफरेंट है या आयोपैक नेम सेम है। डिफरेंट में 5, सेम में 2, कॉन्फ़िगरेशन में फर्दर 2, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। क्लियर? यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंड रोटेशन और यहाँ पे डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसिड का तो एसिड का बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कि हमें सबसे पहले प्रोटॉन को निकालकर कॉन्जुगेट बेस बना लेना है और कॉन्जुगेट बेस बनाने के बाद उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक कर लेनी है कि अगर कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है इसका तो हाइड्रोजन का निकलने की टेंडेंसी फास्ट है और अगर कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है मतलब हाइड्रोजन उतनी आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। जैसा मान लो हमने ले लिया HF, HCl, HBr, HI, तो इसका अगर मैं इस पर्टिकुलर के प्रोटॉन को निकालूं तो इसका कॉन्जुगेट बेस है F नेगेटिव। इस पर्टिकुलर के प्रोटॉन को निकालूं तो कॉन्जुगेट बेस है Cl, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। लेकिन इन चारों में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है
इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि इस पर्टिकुलर की बात करें इसकी साइज छोटी, क्लोरीन साइज बड़ी, ब्रोमीन की साइज और बड़ी और आयोडीन की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी। तो इसका निगेटिव चार्ज ज़्यादा डिस्पर्स हो सकता है और इसका निगेटिव चार्ज ज़्यादा डिस्पर्स हो सकता है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, क्योंकि ओवरऑल चार्ज पर यूनिट एरिया यही आपकी डेंसिटी है, यही आपकी डेंसिटी है। तो किसी भी तरह से अगर एरिया बढ़ा दिया तो इसका डेंसिटी कम हो गई और डेंसिटी कम हो गई मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो इसका इन चारों कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक कर लेनी है कि अगर इन चारों में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन का निकलना फास्ट होगा। तो इसका मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का अगर एसिडिक कैरेक्टर चेक करना चाहते हैं तो हमें यूज़ करना है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट। हमें प्रोटॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनाना है और कॉन्जुगेट बेस बनाने के बाद उस पर्टिकुलर की स्टेबिलिटी देख लेनी है। कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा बेस के बेस को समझाने के लिए हमें यूज करना है लेविस का कॉन्सेप्ट और लेविस के कॉन्सेप्ट में हमें यह सोचना है अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द डोनेटिंग एटम, मतलब अगर हम बेस को डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है लेविस, और अगर एसिड को डिफाइन करना चाहता हूं तो हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। अगर हमने नाइट्रोजनस बेसिस लिया तो नाइट्रोजनस बेसिस में हमें सबसे पहले सोचना है NH2C डबल बॉन्ड NH NH2, उसके बाद हमें सोचना है R NH NH2, उसके बाद हमें सोचना है R N R और H, उसके बाद हमें सोचना है R N R और R, उसके बाद हमें सोचना है एरोमेटिक अमीन्स, उसके बाद हमें सोचना है अमाइड्स, उसके बाद हमें सोचना है सल्फोनामाइड्स। ये सारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं, मतलब इस पर्टिकुलर में सबसे ज्यादा बेसिक होगा वो होगा गुआनिडीन, उसके बाद सबसे ज्यादा बेसिक होगा वो होगा एमिडीन, उसके बाद हमें सोचना है सेकेंडरी अमीन, उसके बाद सोचना है टर्सरी अमीन, उसके बाद सोचना है, इसके बाद करें तो यहाँ पे ले सकते हो प्राइमरी अमीन, यहाँ पे प्राइमरी अमीन, उसके बाद देखना है एरोमेटिक अमीन, उसके बाद हमें लेना है अमाइड और लास्ट में हमें लेना है सल्फोनामाइड। तो इस पर्टिकुलर का बेसिक कैरेक्टर क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस है, इस नाइट्रोजन के पास का अवेलेबल इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, मतलब ये NH2 प्लस M से इसी पर्टिकुलर नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रही है, ये पर्टिकुलर NH2 भी प्लस M से इसी पर्टिकुलर नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रही है। इसका इस डोनेटिंग एटम के पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, इसका मतलब इसका डोनेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे R प्लस I से इन्वॉल्वमेंट दे रहा है, यहाँ पे NH2 प्लस M से अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसका इस नाइट्रोजन के पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन इसके तुलना में थोड़ा सा कम है। इस पर्टिकुलर में देखा जाए तो दो साइड से डोनेशन अवेलेबल इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस बन जाता है क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में स्टेरिक फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है और सॉल्वेशन कम हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं सेकेंडरी अमीन इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू टर्सरी अमीन, और उसके बाद प्राइमरी, लास्ट में इस पर्टिकुलर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना, इसलिए कहते हैं एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू एरोमेटिक अमीन। तो यहाँ पे खींचने वाला है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इस पर्टिकुलर केस में खींचने वाला है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और माइनस M कार्बन ऑक्सीजन का ज्यादा है, कार्बन कार्बन का कम है, इसलिए अमाइड का बेसिक कैरेक्टर एनिलीन के बेसिक कैरेक्टर से कम है। और इसके बाद हमने लिया है कि SO ये भी खींच रहा है और ये पर्टिकुलर SO भी खींच रहा है प्लेन, और इस पर्टिकुलर का माइनस M ज्यादा होने के कारण प्लेन आपने कह दिया कि सल्फोनामाइड का बेसिक कैरेक्टर सबसे कम है। तो इसका अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में देखें तो इन नाइट्रोजनस बेसिस में सबसे पहले हमें सोचना है गुआनिडीन, followed by amidine, then secondary amine, tertiary amine, primary amine, then aromatic amines, then amide and lastly the sulfonamide। तो इसका मतलब फिर से बोल रहे हैं कि अगर हमने बेसिक कैरेक्टर के बारे में सोचना है तो बेसिक कैरेक्टर में कॉन्सेप्ट यूज करना है लेविस, लेकिन अगर हमने एसिड के बारे में सोचना है
तो हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है ब्रोंस्टेड और लॉरी, ब्रोंस्टेड और लॉरी। क्लियर? अगर हम ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में देखो, अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में देखो तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस अगर मैं जनरलाइज करूं, ऑर्गेनिक रिएक्शन को अगर मैं जनरलाइज करूं तो ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस मेनली 4 तरह के होंगे। एक पर्टिकुलर रिएक्शन बोला जाएगा सब्स्टिट्यूशन, एक पर्टिकुलर रिएक्शन बोला जाएगा एडिशन, एक पर्टिकुलर रिएक्शन बोला जाएगा एलिमिनेशन, और एक रिएक्शन होगा रीअरेंजमेंट। तो इसका मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। अगर हम केमिकल रिएक्शन के नेचर के बारे में सोचें तो केमिकल रिएक्शन होते हैं 4, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस एटम के ऊपर बेस्ड है दैट एटम इज द कार्बन। कि अगर कार्बन का अटैचमेंट इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से होता है, किसी मेटल से होता है, तो कार्बन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। और अगर कार्बन की बॉन्डिंग इससे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होता है तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जनरली नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैचमेंट किया तो ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। और अगर कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचा जाएगा तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, और कार्बन अगर इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो कार्बन के पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन खुद कार्बन से बॉन्डेड हो या हाइड्रोजन से बॉन्डेड हो। तो इसका अगर कार्बन खुद कार्बन से बॉन्डेड है या हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लगभग बराबर है, तो इस केस में बॉन्ड की ब्रेकिंग जब भी होगी तो यहाँ पे फॉर्म होगा फ्री रेडिकल। यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसका तो कोई इलेक्ट्रॉन रिच इसके ऊपर अटैक करेगा, और रिच इसके ऊपर अटैक करेगा तो रिच को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। और अगर कार्बन खुद एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है तो ये जिसके ऊपर अटैक करेगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन वाला स्पेसीज इसके ऊपर अटैक करेगा। तो इसका मतलब 3 तरह के रिएजेंट्स हैं, चाहे रिएजेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकता है, चाहे रिएजेंट इलेक्ट्रॉन रिच हो सकता है, या रिएजेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है। कि अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है इट मींस रिएजेंट इज द इलेक्ट्रोफाइल, और अगर रिएजेंट के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, और अगर एक इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब फ्री रेडिकल। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएजेंट 3 तरह के रिएजेंट हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल। तो इसका मतलब अगर हम सब्स्टिट्यूशन को कैटेगराइज करें तो सब्स्टिट्यूशन फर्दर 3 तरह का होगा। एक होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? अगर सब्स्टिट्यूशन को भी जनरली कैटेगराइज करें कि सब्स्टिट्यूशन क्या है, तो सब्स्टिट्यूशन क्या है मतलब ए बी का रिएक्शन अगर मैं सी के साथ कराऊं, ए बी का रिएक्शन अगर मैं सी के साथ कराऊं और इसमें सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाए और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर नया सिग्मा बॉन्ड बन जाए और सिस्टम से ये चीज निकल जाए, तो जो सिस्टम से निकलता है इट इज कॉल्ड एज लिविंग लूप। और उसके बाद अटैचमेंट हुआ और अटैचमेंट के बाद हमने नया सिग्मा का फॉर्मेशन किया। तो इसका मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन से अगर सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इट मींस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। अगर अटैक करने वाला स्पीसीज, सबसे पहले अटैक करने वाला स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल है, इट मींस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है और अटैक करने वाला पहला स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल, इट मींस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, सिग्मा ब्रेक हो रहा है, सिग्मा का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन जो पहले रिएक्शन में रिएजेंट अटैक करने वाला है, अगर वो अटैक करने वाला रिएजेंट है फ्री रेडिकल, तो इसका मतलब रिएक्शन होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैंने बोला था कि अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन रिच अटैक करेगा, अगर कार्बन खुद ही इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, और अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब ये फ्री रेडिकल के ऊपर अटैक करेगा। तो इसका मतलब ये केस तब हो सकता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना हो या बहुत कम हो। इसका मतलब चैप्टर होगा अल्केन, कि अल्केन चैप्टर में जिसके बारे में जिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा फ्री रेडिकल। मतलब अल्केन और साइक्लो अल्केन के अंदर जो हमें देखना है वो देखना है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे
अगर मान लो मीथेन ले लिया और मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन से करा दिया लाइट के प्रेजेंस में, और जो ही हमने बना लिया CH3Cl, इट मींस सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इट मींस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सोचा तो कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, इसका मतलब अगर हमने लिया अल्कीन का रिएक्शन, अगर हमने लिया अल्काइन का रिएक्शन, नॉट अल्कीन सब्स्टिट्यूशन सोचना है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन सोचना चाहते हो तो वो इलेक्ट्रॉन रिच तो हो सकता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन अल्काइंस में तो एडिशन देता है। लेकिन अगर हमने सोचा एरोमेटिक कंपाउंड का रिएक्शन, एरोमेटिक कंपाउंड का रिएक्शन, तो एरोमेटिक कंपाउंड के रिएक्शन के अंदर जो हमें सोचना है वो सोचना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे अगर मैंने ले लिया बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर अगर मैंने क्लोरीनेशन कराया AlCl3 के प्रेजेंस में, तो यहाँ का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पे नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो इसका सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल, तो इट मींस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्दर 5 तरह के होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्दर 5 तरह के होते हैं। सब्स्टिट्यूशन में मैंने लिया न्यूक्लियोफिलिक, और न्यूक्लियोफिलिक को जनरली कैटेगराइज करते हैं SN1, SN2, SNI, SNAR और SNTH। तो इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 5 है, SN1, SN2, SNI, SNAR, SNTH। हर केस में सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? इस पर्टिकुलर में अल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर ले लो और उसके ऊपर रिएक्शन करा दो। क्लियर? और उसके बाद हम सिग्मा तोड़े, सिग्मा बनाए, रिएक्शन होगा SN1। बस इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, 2 स्टेप प्रोसेस है। SN2 का भी सबस्ट्रेट वही है लेकिन 1 स्टेप प्रोसेस है, एक साथ होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना, लिग्नो सिस्टम से निकलना। SNI अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम थाइमिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, ईथर के प्रेजेंस में कराएं या कोई भी मीडियम ना ले, क्लियर? तो रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन, और उसमें बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर SNAR की बात करें तो एराइल हैलाइड के अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है, एराइल हैलाइड के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है, तो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इस पर्टिकुलर Cl को बहुत ही आसानी से निकाल सकता है। तो इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं SNAR रिएक्शन। अगर हमने एसिड हैलाइड का रिएक्शन सोचा, अगर मैंने एनहाइड्राइड का रिएक्शन सोचा, क्लियर? अगर हमने एसिड हैलाइड सोचा, एनहाइड्राइड सोचा, इवन एस्टर सोचा, एसिड सोचा या अमाइड सोचा, अगर इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और इसको निकाल दे, क्लियर? और इसके बाद अगर हमने सोच लिया RCONO, तो इसका यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है और नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन को भी हम सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, और इस पर्टिकुलर के अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनने के कारण जो नाम आता है, नाम होता है SNTH रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन 5 है, SN1, SN2, SNI, SNAR, SNTH। अगर हम एडिशन की बात करें तो एडिशन के बेसिस पे भी, एडिशन में ओवरऑल होगा क्या कि A डबल बॉन्ड B का रिएक्शन अगर CD के साथ करा दे और ये पूरी तरह से रिएजेंट इसके साथ अटैच हो जाए, अगर पूरी तरह से रिएजेंट इसके साथ अटैच हो जाए तो इस तरह के रिएक्शन को बोला जाएगा एडिशन। मतलब ये पूरा CD इसके साथ अटैच हो गया, ऐड हो गया, रिएक्शन हो गया एडिशन। तो इसका ना मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड के ऊपर अगर जो रिएक्शन सोचा जा रहा है वो रिएक्शन होगा एडिशन। और रिएजेंट 3 थे, रिएजेंट 3 थे, एक रिएजेंट था इलेक्ट्रोफाइल, एक रिएजेंट था न्यूक्लियोफाइल, एक रिएजेंट था फ्री रेडिकल। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर को अटैक करना है, इसका सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। तो जो हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन होता है अल्कीन का, जो रिएक्शन होता है अल्काइन का, क्लियर? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसका मतलब सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। मतलब ये चैप्टर होता है एल्डिहाइड, ये चैप्टर होता है कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में अगर आप ध्यान से देखो तो इस पर्टिकुलर कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन रिच इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अब अल्कीन अल्काइंस को देखो कि खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और फ्री रेडिकल का एक केस है एंटी मार्कोनिकोव, कि अगर मैंने अल्कीन लिया और अल्कीन का रिएक्शन अगर मैं HBr के साथ कराया इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो हमें जो कंपाउंड मिलता है वो होता है CH3
CH2 Br। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हमें सोचना है मार्कोनिकॉफ रूल, और फ्री रेडिकल एडिशन में हमें सोचना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो केवल एक ही केस है जहां पे फ्री रेडिकल सोचते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन सोचते हैं, वो है एंटी मार्कोनिकॉफ। तो एडिशन फर्दर था 3, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल। एलिमिनेशन का मतलब होता है सिस्टम से कोई चीज निकले, कोई चीज बाहर निकले, कि अगर वो एक ही पोजीशन से निकलती है, अगर ए बी सी और डी है, अगर हमने एक ही पोजीशन से दो चीज निकाल दी तो ये एलिमिनेशन होगा अल्फा एलिमिनेशन। अगर मैंने अगल बगल से निकाला है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, अगर मैंने यहां से चीजों को निकाला, मतलब वन पोजीशन से दोनों चीजें निकल गई, अल्फा 1 और 2 पोजीशन से दोनों चीजें निकल गई, इसका मतलब बीटा। और अगर ये 1 और 3 पोजीशन से चीजें निकल गई, 1 2 3, अगर 1 और 3 पोजीशन से दोनों चीजें निकल गई तो इस तरह के एलिमिनेशन को बोला जाएगा गामा एलिमिनेशन। और इसमें बीटा एलिमिनेशन मोस्ट कॉमन है, कि बीटा एलिमिनेशन से हमें जो बनाना है वो मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन सोचना है। अब मल्टीपल बॉन्ड में दो चीजें हो सकती हैं, 2-3 चीजें हो सकती हैं, कि अगर हमने लिया मान लो लिविंग ग्रुप और H, तो एक केस ये हो सकता है कि पहले सिस्टम से लिविंग ग्रुप निकले, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो, उसके बाद हाइड्रोजन निकल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम से लिविंग ग्रुप भी निकले और हाइड्रोजन भी निकले और दोनों एक साथ निकले। और अगर दोनों एक साथ निकलता है इसका मतलब TS बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम से पहले हाइड्रोजन निकले प्रोटॉन के रूप में और कार्ब एनायन बनाए, और कार्ब एनायन बनाने के बाद सिस्टम से लिविंग ग्रुप निकल जाए। इन तीनों केसेस से हम अल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले लिविंग ग्रुप निकलता है और लिविंग ग्रुप निकलने के बाद H निकलता है तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं इवन। अगर सिस्टम से दोनों साथ निकलता है तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं E2। अगर सिस्टम से पहले प्रोटॉन निकलता है उसके बाद लिविंग ग्रुप निकलता है तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं E1 CV। तो E1 और E2 में अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, लेकिन E1 CV में पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, और साथ साथ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने अच्छा लिविंग ग्रुप लगा दिया इसका मतलब इस कैटेगरी में भागेगा, और अगर आपने पुअर लिविंग ग्रुप लगा दिया इसका मतलब ये हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर के बेसिस पे, क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा रखा है, तो इसके एसिडिक कैरेक्टर के बेसिस पे हमें जो सोचना है वो सोचना है E1 CV। मतलब E1 CV की कंडीशन है पुअर लिविंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। E1 E2 का कंडीशन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या सिंपल डोनेटिंग ग्रुप अलोंग विद गुड लिविंग ग्रुप। अगर कार्बोकैटायन बना दिया, स्टेरिक हैंडल ज्यादा दी तो हमने सोच लिया E1, और अगर कार्बोकैटायन नहीं बनाया, डायरेक्ट रिएक्शन कराया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो हमें जो रिएक्शन सोचना है वो सोचना है E2। रीअरेंजमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, रीअरेंजमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि A B C कोई कंपाउंड है क्लियर, इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी केमिकल रिएक्शन कराया, और केमिकल रिएक्शन के कराने से अगर अटैचमेंट बदल जाए, स्केलेटन बदल जाए, तो इसका मतलब इस तरह का रिएक्शन बोला जाएगा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो रीअरेंजमेंट भी 3 तरह के हो सकते हैं, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हो सकता है, कार्ब एनायन का रीअरेंजमेंट हो सकता है, या फ्री रेडिकल का रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो इन पर्टिकुलर में जो फ्री रेडिकल रिएक्शन है वो फोटोकेमिस्ट्री का पार्ट है। कार्ब एनायन रिएक्शन का केवल एक ही मैकेनिज्म है, जिमरमैन जेलेंस्की, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, द मोस्ट कॉमन इज द कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट। और जो कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट का जो बेसिक पार्ट है वो यही है कि एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और उसके बगल वाले कार्बन पे H R PH या बॉन्ड ये लगे होना चाहिए, और इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां से उठाकर यहां शिफ्ट कर दो, और हम पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां शिफ्ट कर दें, और यहाँ पे कार्बन का अटैचमेंट H R PH या बॉन्ड, मतलब एक जगह का पॉजिटिव चार्ज दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए और दूसरी जगह का हाइड्राइड अल्काइल फिनाइल या बॉन्ड पहली जगह पे शिफ्ट हो जाए, और ये लेस स्टेबल हो और ये आपका मोस्ट स्टेबल हो। मोस्ट स्टेबल हो, देयर इज अ डिफरेंस
बिटवीन मोस्ट स्टेबल एंड मोर स्टेबल। हमें मोर स्टेबल नहीं सोचना है, बल्कि हमें सोचना है मोस्ट स्टेबल। जैसे मान लो अगर ऐसा केस आ जाए, कि अगर हमने सोच लिया CH3HPHCH2+, ऐसा केस आ जाए, तो इसका अगर मैंने यहां से हाइड्राइड की शिफ्टिंग की तो हमें जो केस मिलेगा वो होगा CH3+PHCH3। अगर मैंने फिनाइल की शिफ्टिंग की तो हमें जो मिलेगा वो होगा CH3CH+CH2PH। अगर मैंने मिथाइल की शिफ्टिंग की तो मिथाइल की शिफ्टिंग से हमें जो मिलेगा वो होगा HPH पॉजिटिव CH2 और CH3। तो इसका इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर केवल एक हाइपर कंजुगेशन है, लेकिन इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस है अलोंग विद 6 हाइपर कंजुगेशन। इसमें सिस्टम में 5 हाइपर कंजुगेशन नो रेजोनेंस, और इस पर्टिकुलर केस में 2 हाइपर कंजुगेशन अलोंग विद रेजोनेंस। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। लेकिन मैंने बोला था लेस स्टेबल टू मोस्ट स्टेबल, और मोस्ट स्टेबल की बात करें दिस वन विल बी द मोस्ट स्टेबल कार्बोडाइन। तो इसका मतलब हमें मिथाइल शिफ्टिंग नहीं सोचनी है, हमें फिनाइल शिफ्टिंग नहीं सोचनी है, हमें जो शिफ्टिंग सोचनी है वो सोचनी है हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्लियर? क्योंकि ये लेस स्टेबल कार्बोडाइन मोस्ट स्टेबल कार्बोडाइन में कन्वर्ट हो रहा है, ना कि मोर स्टेबल कार्बोडाइन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब इन पर्टिकुलर रिएक्शंस के बेसिस पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जहां भी कार्बोकेटाइन बना तो कार्बोकेटाइन के पास स्पेशल टेंडेंसी है को लेस स्टेबल टू मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सकता है। ये कुछ बेसिक्स हैं, जिस बेसिक्स के पीछे ही हमें केमिकल रिएक्शन सोचने हैं। मैंने एक बुक लिखी है जिस पर्टिकुलर के अंदर आपको सारी चीजें आसानी से दिखाई दे जाएंगी। क्लियर? एक है टूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये टूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दीज आर द टूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया तो सारी चीजें इसी के ऊपर बेस्ड हैं। कहाँ पे सिस्टम में मैक्सिमम पॉजिटिव है, कहाँ पे सिस्टम में मिनिमम पॉजिटिव है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ये सारी चीजें जिसके ऊपर बेस्ड हैं, ऑल इज द बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो ये पर्टिकुलर टूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मेनली बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। दूसरा, ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट। इस ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में जितने भी इंटरमीडिएट्स बन सकते हैं वो कार्बोकेटाइन्स हो सकते हैं, कार्बोनाइन हो सकते हैं, फ्री रेडिकल हो सकता है, कार्बीन हो सकता है, नाइट्रीन हो सकता है या बेंजाइन हो सकता है। तो जितने तरह के इंटरमीडिएट्स बन सकते हैं वो सारे इंटरमीडिएट्स मैंने इसमें लिए हुए हैं, और उसी की स्टेबिलिटी के बेसिस पे सारी चीजें डिराइव होती हैं, निकलती हैं। तो केमिकल रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स का भी अलग इंपॉर्टेंस है, जहाँ जहाँ इंटरमीडिएट बन सकते हैं वो सारे केस। और लास्ट ये बुकलेट अजनीस रूल एंड एप्लीकेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अजनीस मेरा ही नाम है, तो मैंने ये पर्टिकुलर अपने नाम से रूल निकाला। ये ऑर्गेनिक के जितने भी नॉर्मल केसेस हैं और ऑर्गेनिक के जितने एबनॉर्मल केसेस हैं वो सारे नॉर्मल एबनॉर्मल केसेस को एक जगह लाकर जितने भी रूल्स हैं, मतलब सेटजब हो, मार्कोनिकॉफ हो, हैफमैन हो, सारे रूल्स मैंने अपने अजनीस रूल के अंदर डाले हुए हैं। और जो उनके एबनॉर्मल्स हैं, एबनॉर्मल केसेस हैं, जो उनके ड्रॉबैक्स हैं, मैंने कोशिश किया उस पर्टिकुलर ड्रॉबैक्स को भी किसी तरह से हटाएं और एक जनरल कॉन्सेप्ट सोचें जिस जनरल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाए। तो मैंने शुरू में ही बताया था देयर इज अ डिफरेंस इन रूल एंड प्रिंसिपल। तो मैंने कोशिश ये किया हुआ है कि जो उनके रूल्स के ड्रॉबैक हैं वो सारे ड्रॉबैक्स भी एक पर्टिकुलर पार्ट से निकाला जा सके। तो ये अजनीस मेनली प्रिंसिपल है, लेकिन मैंने प्रिंसिपल इसलिए यूज नहीं किया कि हो सकता है फ्यूचर में रिसर्च के बेसिस पे हो सकता है कोई ड्रॉबैक निकल जाए, तो इसीलिए मेनली मैंने रूल यूज किया। तो अजनीस रूल एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब जितने नॉर्मल और एबनॉर्मल केसेस हैं वो सारे इसके अंदर आ जाए। और लास्ट, कैप्सूल पेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस पर्टिकुलर पेज के अंदर मैंने ऑर्गेनिक के जितने भी रिएक्शंस हैं, क्लियर, उसको एक जगह लाने की कोशिश किया हुआ है। क्लियर? इसके अंदर जितने भी रिएक्शंस हैं जो भी मैंने पढ़ा और पढ़ाया, सब्स्टिट्यूशन में फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, और न्यूक्लियोफिलिक में SN1, SN2, SNI, SNAR, SNDH। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल। क्लियर? अगर एलिमिनेशन की बात करें तो अल्फा, बीटा, गामा, और अरेंजमेंट की बात करें तो कार्बोकेटायनिक, कार्बोनाइनिक और फ्री रेडिकल। तो मैंने कोशिश ये किया हुआ कि चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चैप्टर्स में जो बेसिक है, और चैप्टर्स के सारे थीम्स को एक जगह पे इकट्ठा कर सकूं। तो ये 4 मेरे कंट्रीब्यूशन है।
तो जो भी चाहते हैं इन सारे कंट्रीब्यूशंस को लेना, खरीदना, तो मेरे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है aznish@organicchemistry.co.in। मैंने कोशिश यही किया हुआ है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें मिले, तो इसीलिए मैंने कॉस्ट वाइज इन चारों चीज़ों का कॉस्ट केवल 150 रखा हुआ है। मतलब टूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, अजनीस रूल अलॉन्ग विद कैप्सूल बेस। तो इंडिया में कहीं भी कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो चाहता है कि चारों चीज़ें मिल जाए, तो वो मेरे ईमेल आईडी पे मेल कर सकता है। मैं उसको डिटेल दे दूंगा कि मेरे अकाउंट पे इतना पैसा डाल दो, ठीक। और उसके बाद इंडिया में कहीं भी होगा तो उसके मेलिंग एड्रेस पे मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को पोस्ट कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।